कह रहे हैं आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए, आप निचली अदालतों में जाइए, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं कि भारत क्या है और भारत में कैसे काम होता है। ऐसा लगता है कि वहां के जजेस यूरोपीय देशों में रहते हैं और सीधे टनल से यहाँ आते हैं केस की सुनवाई नहीं, वो तो या तो है कि कोर्ट ऑफिसर जो है, कोर्ट के जस्टिस है, वो लोग तंत्र से हताश हो गए। उनको लगता है कि हम कुछ भी कहेंगे तो कोई कुछ होना जाना तो है नहीं। समझिए, आज भारत में जो भी पॉलिटिकल लीडर ये कर रहे हैं, चाहे केजरीवाल ने किया हो, चाहे ये कर रहे हैं, उनके इंटेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर हम एज ए नागरिक ये समझ सकते हैं कि हम अगर सरकार के पास जाएंगे तो सरकार नहीं सुनेगी, हम अगर संवैधानिक संस्थाओं के पास जाएंगे तो वो सरकार से पूछ के काम करेगी, हम कोर्ट जाएंगे तो वो हमारे पक्ष में कभी कोई बात ही नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स रास्ता अपनाना होगा। मणिपुर एक न्यू नॉर्मल हो गया। अब मणिपुर के बराबर जब हिंसा हो जाएगी तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस पर कुछ काम करेंगे या फिर बोलेंगे। वो तो खैर मणिपुर में भी नहीं बोले थे, पर मुझे लगता है जब तक इतनी हिंसा नहीं हो जाएगी, 100 200 300 लोग नहीं मार दिए जाएंगे, घर नहीं जलाए जाएंगे, तब तक भारत में बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है हिंसा। जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनने घूम रहा है, उसका निजी सचिव उत्तर परगना में क्यों घूमेगा? उस समय निजी सचिव का तो मतलब होता है कि साथ में गुलदस्ता बन के घूमते रहना। लेकिन ये जो पहले पन्ने पे वंदे मातरम की अखबार छापते हैं लोग, वो अखबार धंधे मातरम की खबर नहीं छापते। तो यदि पाकिस्तान सुधर गया, पाकिस्तान को अच्छी नसीहत मिली, भारत भी सुधर गया, भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली, तो फिर पंजाब में इतने बम धमाके, इतने असलाहा, इतने आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? मुझको तो पता नहीं कि ये चुनाव भी इसको कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए, चुनाव की परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। ये आंकड़े के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इलेक्टोरल रोल था, जो मतदाता सूची थी, और 2026 के विधानसभा चुनाव में जो मतदाता सूची है, उसमें जितने वोटों का अंतर किया गया, जितने मतदाता हटाए गए, उससे 145 सीटों पर फर्क पड़ा है। उन 145 सीटों में से 130 सीटें 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के पास थी, टीएमसी के पास। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पंकज जी, आज की खबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से करूंगा जिसमें अभी 2 दिन पहले, मुझे अखबार में तो कम दिखाई पड़ा वो, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच के 12-13 मामले जो उनके पास एक बैच में उपलब्ध थे, जिसकी वो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने एक साथ उनको खत्म कर दिया, सबको खारिज कर दिया। और उसमें वो सारे मामले थे, चाहे गोली मारो सालों वाला आरोप हो, चाहे वो जो है आपका हरिद्वार के धर्म संसद वाला मामला हो, यूपीएससी जिहाद वाला हो, या हाल में जो नीतीश राणे ने जो हेट स्पीच दी थी वो था। कुछ मामलों ने, मतलब इसमें जो ये वाला मामला था गोली मारो सालों वाला, इसमें तो उन्होंने कहा कि इससे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं पैदा हुई, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। और हरिद्वार धर्म संसद वाले मामले में एसआईटी की जरूरत मांगी थी, तो उन्होंने कहा एसआईटी की जरूरत नहीं है, आप जाके निचली कोर्ट से इसका समाधान मांगिए और मतलब प्रशासन से बात करें। उनके कहने का मतलब ये था कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये सिर्फ सुपरवाइजरी रोल के लिए हैं, या आज हमें नई बात पता चली कि सिर्फ सुपरवाइजरी रोल के लिए हैं, इसको हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसमें तो पहले भी अदालत का रोल यही था। दिल्ली में उन्होंने बोला था, चूंकि उन्होंने हंसते हुए बोला था गोली मारो सालों को, तो वो अपराध नहीं हो सकता है। वो तो आप हंसते हुए किसी को गाली दे सकते हो। तो जिस प्रकार के हरिद्वार की धर्म संसद के अंदर जो सब बातें हुई, अब देखिए, ये मान के चलिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना, या ट्रेन के अंदर तलवार लेके नाचना, या पुलिस की वर्दी में मेरे राम आए हैं, है ना, ये सब कोई भी अब अपराध नहीं रह गया है। क्योंकि आप धीरे धीरे जो अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी संविधान समिति थी, उससे जो बना संविधान है, उसकी जगह हम भागवत संविधान की ओर प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये मुझे कोई बहुत आशाएं नहीं थी, निराशा ही है। लेकिन इस बीच में एक खबर जो है, वो जिसकी अंदर के पेजों पे चर्चा है, कुछ अखबारों में उसे जरूर करना चाहिए, कि होली पर जो उत्तम नगर में दिल्ली में हत्या हुई थी तरुण की, उसके अंदर दिल्ली पुलिस ने संडे को, यानी कल, उन्होंने चार्जशीट पेश की, और संडे के दिन, क्योंकि उनको लगता था कि उस दिन 90 दिन पूरे हो रहे थे, 90 दिन होता तो डिफॉल्ट बेल हो जाती उनकी। तो उस चार्जशीट में उन्होंने लिखा है कि इस हत्या का कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये हत्या विशुद्ध आपसी, जो घर में कूड़ा फेंकने का विवाद था, उससे जो परिवारों का विवाद था, उससे हुई थी। जबकि भाजपा ने फैलाया यही था कि ये सांप्रदायिक एंगल है इसका।
नहीं, वहां तो बजरंग दल और जितने भी दल हाँ। वल टाइप के लोग हैं वो लोग तो यही कर रहे थे वहां पर। ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। लेकिन अब आप देखिए कि वहां पर जो लोग हेट स्पीच देते रहे, जो नफरत फैलाते रहे, उन हम्म। लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई मुकदमा कायम नहीं किया। हम्म। तो ये होता है कि जो पुलिस में या प्रशासन में या न्यायपालिका में जो इक्के दुक्के लोग बचे हुए हैं, वो लोग अपनी हम्म। स्किन बचा के ऐसा कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ध्यान हम्म। है हरिद्वार जो संसद वाला मामला था, क्योंकि वो हम्म। मेरी जानकारी में ही सब कुछ तैयारी हुई थी, मेरे घर पे ही वो उसकी तैयारी हुई थी सबकी। उसमें उस समय कितना स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर दिया था कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने जब क्लब करके सुप्रीम कोर्ट गया, तो उन्होंने सबको बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं, वो कुणाल कह रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए, आप निचली अदालतों में जाइए, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं कि भारत क्या है और भारत में कैसे काम होता है। ऐसा लगता है कि वहां के जजेस यूरोपीय देशों में रहते हैं और सीधे टनल से यहाँ आते हैं केस की सुनवाई नहीं नहीं, करने के लिए। वो तो जो सामान्य प्रक्रिया बोल रहे हैं कि आप पहले थाने में मुकदमा कायम करो। यदि पुलिस मुकदमा कायम नहीं करती है, तो उसके अंदर आप जो कोर्ट में जाकर 4 लोगों को बयान कराओ, और उसमें इस्तगासा दायर करना, कहते हैं इस्तगासा दायर हम्म। कर दो। हम्म। हम्म। ठीक है। अब उनको क्या समझाएं कि इस पूरी प्रोसीजर के लिए कोई व्यक्ति भारत के संविधान की रक्षा के लिए लड़ना चाह रहा है, वो भारत के संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, और आप उसको ऐसी प्रोसीजर बता रहे हो कि वो उसी में थक जाए और बोले ठीक है भैया, तब तुमको जो करना हो करो। एग्जैक्टली exactly। और ये कोई बहुत कानूनी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32, इनकी तारीफ डॉक्टर अंबेडकर ने भी की, और ये लास्ट रिजॉर्ट माने जाते हैं। अगर आपको एग्जीक्यूटिव की टायरनी से लड़ना है, उनकी बदतमीजी से लड़ना है, उनके आक्रामक रवैये से लड़ना है, तो ये 226 और 32 दो ऐसी चीजें थी, जिस 226 तो और भी मजबूत थी कि आप किसी भी मामले को लेकर के पहुंच सकते थे हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 में तो ये था फंडामेंटल राइट ही होना चाहिए, पर 226 में तो किसी भी मामले में पहुंच सकते थे। अब तो किसी कोर्ट ने कह मामले दिया, को। हाँ, अब तो कोर्ट ने कह दिया ये सुपरवाइजरी रोल है, हम सिर्फ सुपरवाइजरी रोल है इसमें, और कुछ भी नहीं, जबकि ये संविधान को बचाने से जुड़ा मसला है और एग्जीक्यूटिव की टायरनी से लड़ने से संबंधित मसला है। इसको इग्नोर कर दिया बिल्कुल कोर्ट हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ईमानदारी की बात है, यदि तंत्र सही तरीके से काम करते रहे, तो जो ने। एपेक्स कोर्ट है उनका काम सुपरवाइज करना ही है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी तो एट द एंड वही की वही है। लेकिन क्या है कि कोर्ट का इसमें जो दोहरा रवैया होता है, कुछ मामलों हम्म। में कोर्ट सीधे सी मोटो लेके सीधे आदेश दे देती है, और कुछ हम्म। मामलों में कोर्ट होता है कि होता है हम ये करेंगे। जैसे कि अभी अब पता नहीं उसमें क्या होगा, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में जो चर्चा की थी कि उड़ीसा में आदिवासियों के 8 बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट और एपेक्स कोर्ट, हम्म। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लिख दिया कि इनको थाने में जाके पोंछा लगाना होगा। तो हम्म। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सी मोटो ले लिया, खुद सुनवाई करेंगे और बोलेंगे इस प्रकार की शर्तें कैसे लगा सकते हैं। अभी हम्म। तो गुडगुड तो कितना अच्छा दिख रहा है। जयमल हम्म। बागची ने बहुत सारा बोला था बंगाल की मतदाता सूचियों को लेकर। बिल्कुल। बोलने में तो बिल्कुल। वो लोग बोल देते हैं सब कुछ ही, सब न्याय मूर्ति है ना, तो मूर्ति तो जो होती है भगवान की तरह सिर हिला देती है। हाँ, बहुत कुछ बोला था उन्होंने कि जिन सीटों में है ना? मतलब अरे जिन इस ज्यादा हरिद्वार वाले मामले में क्या क्या कोर्ट ने बोला जी जी, है ना? पूरी रिपोर्ट लेकिन हम ये लोगों ने होता है कि अंत में जो है कि अब या तो है कि कोर्ट ऑफिसर जो है, यानी कोर्ट के जस्टिस है, वो लोग तंत्र से हताश हो गए, उनको लगता है कि हम कुछ भी कहेंगे तो कोई कुछ होना जाना तो है नहीं। हम्म। आप देखिए ना कि जिस प्रकार से 4 दिन से चुनाव के नतीजे होने के बाद तो बंगाल में जिस तरीके की हिंसा फैल रही है, हम्म। वो भारत की लोकतंत्र के लिए कलंक है। भारत का लोकतंत्र इसलिए खूबसूरत था कि वहां इंदिरा गांधी की भी सत्ता जाती है तो बगैर किसी खूनी संघर्ष के सत्ता का हस्तांतरण हो जाता बिल्कुल। है ना? लेकिन आपने जो सत्ता हस्तांतरण के लिए जो हो रहा है, ममता बनर्जी भी उसको अभी भी वो एरोगेंसी से उसी ट्रैक पे चल रही है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। हम्म। ठीक है ना भाई? अरे भाई, आपके पास में जो दूसरे तंत्र हैं, दूसरे साधन है, या तो एक काम करो कुर्सी मत छोड़ो, एक काम करो कि पूरे टीएमसी के जितने सांसद विधायक चुन उनसे इस्तीफा दिलवा दो कि हम लोग विधानसभा ही नहीं जाएंगे। हम्म। एक माहौल बना दो, पूरा विपक्ष इस्तीफा दे दे। बिल्कुल, वो उनका पॉलिटिकल काम है, वो जैसे भी उसको अंजाम देना चाहें। ये तो हर कोई जान चुका है कि वो जाएं किसके पास। मतलब आप ही समझिए, आज भारत में
जो भी पॉलिटिकल लीडर ये कर रहे हैं, चाहे केजरीवाल ने किया हो, चाहे ये कर रहे हो, उनके इंटेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर हम एज ए नागरिक ये समझ सकते हैं कि हम अगर सरकार के पास जाएंगे तो सरकार नहीं सुनेगी, हम अगर संवैधानिक संस्थाओं के पास जाएंगे तो वो सरकार से पूछ के काम करेगी, हम कोर्ट जाएंगे तो वो हमारे पक्ष में कभी कोई बात ही नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स रास्ता अपनाना होगा, लेकिन वो असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात है। तो वो जो भी तरीका अपनाए। लेकिन रही बात इसकी हिंसा की, तो पंकज जी मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर एक मॉडल हो गया भारत में, मतलब मणिपुर एक न्यू नॉर्मल हो गया है। अब मणिपुर के बराबर जब हिंसा हो जाएगी तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस पर कुछ काम करेंगे या फिर बोलेंगे। वो तो खैर मणिपुर में भी नहीं बोले थे, पर मुझे लगता है जब तक इतनी हिंसा नहीं हो जाएगी, 100 200 300 लोग नहीं मार दिए जाएंगे, घर नहीं जलाए जाएंगे, तब तक भारत में बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है हिंसा। यही जाहिर है। बंगाल में चल रहा है। हमारे यहाँ अब देखिए ना कि एक राम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, वो राम का नाम अब एक उत्पात, उद्दंडता, अराजकता और लफंगई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राम भी क्या सोचते होंगे? पूरा बंगाल में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा बंगाल की पहचान रही है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बंग भंग से पहले, उसके बाद में क्रांति के आंदोलन से लेकर राजनीतिक हिंसा एक बड़ा हिस्सा रही है वहां का। लेकिन सांप्रदायिक राजनीतिक हिंसा सांप्रदायिक रूप ले ले, ये चिंता की चीज है। और इसके लिए जो इस दौर में जो कोर्ट ने ये पिछले हफ्ते का लगभग 8 दिन पुराना ऑर्डर है, यदि इस प्रकार का कोर्ट आदेश दे देती है तो जाहिर है कि जो लोग नागरिक समाज कहलाता है, जो समाज वो कहलाता है कि जो कम से कम जन अधिकारियों को लिए लड़ने की बात करता है, उन सबके मन में एक निराशा और हताशा आ जाती है कि अब हम क्या करें, वी डू नॉट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये एक समस्या तो है उसको लेकर। बिल्कुल। लेकिन और यही है जैसे कि पश्चिम बंगाल में आपने कहा देखिए, कि जी जी। मैं आपको जो आगे बात कहना चाह रहा हूँ, हमको अपने आजादी के मूल्यों को याद करना पड़ेगा। हमारे देश की आजादी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से हुई है। जब तक अब इस ट्रेंड पे आप नहीं आएंगे, जब आपको मालूम था कि बंगाल में एसआईआर और ये सब हो रही है, स्थिति नाजुक है, तो टीएमसी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने पूरे चुनाव के बहिष्कार की घोषणा क्यों नहीं की? कर देते। लेकिन बंगाल की सरकार कटमनी में फंसी हुई थी। टिकट लेने और टिकट देने से लेकर सब में सबको पैसा चाहिए। और इतना बड़ा निर्णय लेने वाले गांधी नेहरू सदी का दिल भी चाहिए, हाँ, ये है बात ना? भी है। तो बिल्कुल। आज आज आपके पास में एकमात्र रास्ता बचता है जब ये पूछ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम आपके कोई चीज को नहीं मानेंगे। जो पंडित नेहरू ने किया था और उसके बाद में भगत सिंह ने किया कि ना तो हम आपकी अदालत को मानते हैं, ना आपके द्वारा लगाए गए आरोपों को मानते हैं, ना हम उस पर कोई सफाई देंगे। ये जब रास्ता तक तो ये है। देश में अब स्थिति नहीं होगी, तब तक आप देखिएगा कि कोई अब क्या है कि हर दिन वो आपका रेसिस्टेंस चेक कर रहे हैं। आप हिंसा के लिए कितने संवेदनशील हो, आप महिलाओं के लिए कितने संवेदनशील हो। ये एक छोटी सी घटना है, यही गाजियाबाद के मोदी नगर में आज किसी अखबार में देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर के जो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के जिला स्तर के नेता को कोई अश्लील मैसेज भेजते थे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्षद रहे, 70 साल के, चौथी शादी कर ली उन्होंने 20 साल की उम्र की लड़की से। बंगाल में जो अभी विधायक जीते हैं उसमें से 2 विधायक को बाकायदा प्रिय महिला बंधन यानी बलात्कार का आरोप है। दोनों भाजपा से। दोनों भाजपा के हैं। वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो एडीआर की रिपोर्ट है कि 65% विधायक जो चुन के गए हैं उन पर यस। आपराधिक मामले दर्ज हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये हिंसा तो स्वाभाविक है। अब देखिए, शुभेंदु के निजी सचिव को मार दिया गया, सीधे गोली ही मार दी गई डायरेक्ट। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां कर क्या रहा है, जब वो सारा प्रशासन अभी आपके हाथ में, तो आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो निजी सचिव वाला शब्द बड़ा खटक रहा है भाई। जी। जब बॉस चीफ मिनिस्टर बनने को गली गली घूम रहा है, तब निजी सचिव वहां उत्तर परगना जिले में क्यों घूम रहा था? वो निजी सचिव है कि सहयोगी है? जो 4 लोग अभी तक मारे गए बंगाल में,
उनका नाम भी मीडिया नहीं दे रहा है कि कौन लोग हैं। बिल्कुल। और एक व्यक्ति मर गया तो उसे निजी सचिव बना के हाइप किया जा रहा है। हम्म अंग्रेजी अखबार की एड बोल रहे हैं और हिंदी अखबार निजी सचिव बोल रहे हैं। है ना। अब आप मुझे बताइए ना कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनने घूम रहा है, हम्म उसका निजी सचिव उत्तर परगना में क्यों घूमेगा उस समय? निजी सचिव का तो मतलब होता है कि साथ में गुलदस्ता बन के घूमते रहना। और वो राजनीतिक हत्या है कि व्यक्तिगत हत्या है, क्या पता। क्योंकि क्या जो पता। हत्या हुई, आप देखिए, जी। गाड़ी में ड्राइवर था, गाड़ी में सुरक्षा कर्मचारी था, और बाइक से आके लोगों ने हत्या कर दी है। क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस ट्रेंड को इसी में रेसिप्रोकेट करो। यदि कोई अपराध मुस्लिम करता है तो कहते हैं ये लोग कर रहे हैं, और कोई अपराध हम्म हिंदू करता है तो इसने किया है। इस हम्म केस में भी आप देखिए ना कि कौन लोग कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति ने किया है। अभी इस पे आके सब कुछ टिकेगा। बिल्कुल। एक खबर और है पंकज जी। आपने देखा होगा कि अभी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है, जब से ये पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको मदद की और पश्चिम बंगाल वो जीत गए हैं, उसके बाद से कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समकक्ष लाया जाएगा और उसका अपमान करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इससे संबंधित कानून भी पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो अब ये एक तरीके का एक नया शिगुफा है वो जो छोड़ने वाले हैं। नहीं, वो तो नया टूल मिल गया ना। बरेली में भी 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया कि वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया, या तिरंगा के अपमान किया, या अब वंदे मातरम का अपमान किया, इस पे शुरू हो जाएगा। हम्म भाई, आपको विक्टिमाइज करने के लिए, माइनॉरिटी को विक्टिमाइज करने के लिए हर तरीके के अलग अलग टूल चाहिए। तो इट इज वन ऑफ द टूल। और सभी बहुत। अखबारों ने इसको तो पहले पन्ने पे छापा है। लेकिन ये जो पहले पन्ने पे वंदे मातरम की अखबार छापते हैं लोग, उस वो अखबार धंधे मातरम की खबर नहीं छापते। धंधे मातरम की खबर अकेले लोकमत के अंदर के पन्ने पे देखी कि नागपुर शहर में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा जो योजना है, उसके तहत करोड़ों रुपए का लोग सब्सिडी खा गए। अपनी दुकान को घर बता दिया और सब्सिडी ले ली। बताइए। और वहां बड़ी सब्सिडी है, 1 kV पे शायद 30,000 रुपए की सब्सिडी है। तो वंदे मातरम की खबर सब जगह होती है, धंधे मातरम की खबरें कहीं नहीं होती है फर्स्ट पेज पे। वो आप देखिए, हम्म पंजाब हमारा एक बॉर्डर का राज्य है। हम्म वहां पे लगातार बम धमाके हो रहे हैं। 28 तारीख को वहां पे रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ। अभी हम्म परसों वहां पर पुलिस ऑफिस के बाहर बम धमाका हो गया है। जी जी। और पिछले 6 महीने में मेरी मोटा मोटी जानकारी चंडीगढ़ से, यदि हम पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, संगरूर, बटाला, गुरदासपुर, इन सब में देख रहे हैं, करीबन 8 से 10 घटनाएं हुई है। हम्म अब गणित आप देखिए, पंजाब का डीजीपी कह रहा है कि इन बम धमाकों में आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का। हम्म ठीक। जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, मान साहब, हम्म वो कह रहे हैं कि इस बम धमाके में भाजपा का हाथ है। हम्म अब एनआईए में जांच करने को पहुंच गई है। और इसके अलावा जितने बड़े बड़े अखबार हैं, सब में बड़े नेता, सैनिक अफसरों के लेख छपे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा अंदर के पेज पे। ऑपरेशन हम्म सिंदूर के 1 साल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सुधर गया, उसको अच्छा नसीहत मिली थी। तो यदि पाकिस्तान सुधर गया, पाकिस्तान को अच्छी नसीहत मिली, भारत भी सुधर गया, भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली, तो हम्म फिर पंजाब में इतने बम धमाके, इतने असलाहा, इतने आतंकवादी कहाँ से हम्म आ रहे हैं? ये बिल्कुल। सवाल पहले भी उठा था कि हम्म 2014 के पहले यही अजीत डोभाल थे, यही हम्म एजेंसी थी, और पूरे हम्म देश में बम धमाके होते थे, लेकिन बाद में होने बंद हो गए। यही बात हम्म मान साहब कह रहे हैं। यही बात मान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल। और लेकिन चिंता जिन की बात। बात यह है कि पंजाब एक बॉर्डर का राज्य है, और जहाँ पे हम्म चिट्टा जो है, हम्म सफेद नशा, हम्म वो गांव गांव तक, गहराई तक
घुसा हुआ है, मजीठिया सरी के लोगों पर उन पर केस है, वहां पर हम्म। संवेदनशील होना पड़ेगा सभी सरकारों को। और इसकी कोई खबर अच्छे तरीके से नेशनल मीडिया में नहीं है। बिल्कुल। आपने जो अभी बताया अब्दुल्ला का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम्म, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सुधर गया है। मुझे लगता है ये सारी बयानबाजी इसी वजह से करवाई जा रही है ताकि भारत कुछ फैसले ले सके। आज के अखबार में आपने देखा होगा कि भारत ने ये फैसला किया है कि पहलगाम के बाद अब लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है। तो अब भारत ने कहा कि बायलैटरल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो तो नहीं होंगी, लेकिन इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए भारत रोकेगा नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहें तो भारत आए और यहाँ पर खेल कूद सकते हैं। तो हो सकता है कि सारा उसी के पीछे की बात हो कि भाई हाँ कहा जाए कि अभी पाकिस्तान अब सुधर गया है। हमने अच्छा, चाइना के लिए भी धंधा खोल दिया ना, क्या चाइना के किया लिए भी जाए? खोल दिया। केवल हाँ, चाइना के लिए टिकटॉक खोल बैन दिया। रहेगा, बाकी सब कुछ चीज आती जाती रहेगी। हाँ, बिल्कुल। टिकटॉक सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है, टिकटॉक खतरा है और बाकी तो वो उसको इन्वेस्टमेंट बंद कर ओपन दिया। कर दिया है। पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया और इन्वेस्टमेंट ओपन कर रहे हैं। ये सारी बातें चल रही हैं क्योंकि भारत में रोजगार नहीं है और आप अपने युवाओं को कुछ समझा पाने की स्थिति में नहीं है। खैर, युवा समझना भी नहीं चाहता। लेकिन आप देखिए कि इजराइल में कुछ दिन पहले, मतलब 1 साल पहले की बात है, जब इजराइल में 20,000 लोग गए थे वहां नौकरी पाने के लिए, और ये नौकरी। था कि 2030 तक 50,000 लोग जाएंगे नौकरी के लिए वहां पर। तो हो सकता है जा भी रहे हो। अब एक नया शिगुफा आया है जिसमें यह है कि रूस में 5 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी। 5 लाख भारतीय यहाँ से जाएंगे, उनको रूस में नौकरी मिलेगी। भारत में उनको रूसी सिखाई जाएगी, रूसी भाषा में उनको ट्रेन किया जाएगा। उनको 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। जैसी नौकरी इन 20,000 लोगों को मिली थी वैसी इन 5, मतलब आप एक तरीके से लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है वहां युद्धों में जनसंख्या मारी जा रही है, तो आप यहाँ से भारतीयों को भेज दे रहे हैं ताकि ये भी मरे वहां जाकर, खपें। अभी पिछले हफ्ते ही हरियाणा में एक लाश आई है, उसके जी। पिताजी ने खेत बेच के उस लड़के को रूस भेजा था नौकरी करने को, और वहां पे हम्म। उसको फौज में भर्ती कर दिया गया था, बॉर्डर पे मर गया वो। 28 साल का हम्म। लड़का। हार्डली 5 दिन पहले हरिभूमि अखबार में उसके अंतिम संस्कार की खबर में देखा था। हम्म। तो हम लोग क्या है कि अब विदेशी सेनाओं के लिए जो संकटग्रस्त सेना है, उनके हम्म। लिए सैनिक सप्लाई करने वाली एजेंसी के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रितानी हुकूमत ने हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती किया था और ढकेल दिया था, जिनकी बिल्कुल। लाशें भी वापस नहीं आई थी। राइट। तो देखिए, ये हमारी अच्छी कूटनीति का परिणाम है कि हमारी हम्म। लाशें वापस आ रही, पहले नहीं आती थी। तो आपको इसके हम्म। लिए खुश होना चाहिए ना। और इसके लिए हम्म। कि आप 94 रुपए 45 पैसे का डॉलर का मूल्य पे आपको तकलीफ होने लगती है। लाशें वापिस आ रही है ना। लाशें तो वापस आ रही हैं, तो हमें हाँ प्रधानमंत्री वंदन करना चाहिए, आप कह रहे हैं, मतलब पीएम मोदी हाँ वंदन। हाँ हाँ ओके, ठीक है। हाँ। पीएम मोदी वंदन हो जाएगा। तमिलनाडु में, पंकज जी, ये जो खबर है जिसमें ये था कि पहले मतलब टीबीके और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाएंगे। अब मतलब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, मतलब अपनी जान में, जिसमें राज्यपाल बुलाता है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, और जब वो व्यक्ति जाता है तो उससे कह देते हैं कि हम तुम्हारे बहुमत से अभी सहमत नहीं है कि तुम्हारे पास बहुमत है। जबकि राज्यपाल वो कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुमत से सहमत होने वाली अथॉरिटी हो। बहुमत से सहमत होने वाली अथॉरिटी होता है असेंबली या फिर संसद। वो वहां पर होता है जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। उनको बुलाना आपका दायित्व है, आप उनको बुलाइए और इसके बाद वो असेंबली में साबित करेंगे। नहीं साबित कर पाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आप पहले सबका लेकर के आइए, 118 लोगों का लेकर के आइए, इसके बाद ही बात होगी। राज्यपाल कह रहे हैं। एक्चुअल महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट निर्देश था। हम्म। महाराष्ट्र वाले मामले में जब हुआ है, क्योंकि उसके अंदर हम्म। उन्होंने बोला, चूंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं तो अब उसको एज इट इज नहीं लिया सकता। उस हम्म। फैसले का एक पैरा है, उसमें लिखा गया है कि किसी दल को बहुमत है कि नहीं, ये हम्म। फ्लोर पे सिद्ध होगा, राज्यपाल के ऑफिस में सिद्ध नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हम्म। राज्यपाल इज अ कस्टोडियन। हम्म। वो तय नहीं कर सकता है हम्म। कि यार मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है इसलिए नजर को नहीं बना सकता। हम्म। क्योंकि हमारे वो कोशिया जी ने जो रात में शपथ दिलवा दी थी, हम्म। तो वो 4 बजे और फिर फ्लोर पे गिर गया था, याद है ना आपको। हाँ, बिल्कुल याद है। उन्होंने उस समय यही बोला था कि
किसी के पास बहुमत है कि नहीं, उसका फैसला फ्लोर पे होगा, राज्यपाल के पास नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ लेकिन ये राज्यपाल सबको स्पेस देने का मामला है, क्योंकि डीएमके स्टालिन आईडीएमके भी को सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना मिलके। वो चल रही है चर्चा। भाई दोनों पार्टियां यदि एक हो जाती हैं तो द्रमुक्त राजनीति एक हो जाएगी, हम्म क्योंकि अब दोनों पार्टियों को जो इधर जयललिता नहीं बची और इधर कलंगर नहीं बचे, हम्म करुणानिधि। ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये जो अभी जनमत आया है, यदि इसको ईमानदार जनमत मानो, तो ये स्टालिन सरकार के खिलाफ आया है, तभी उनको बहुमत नहीं दिया, बहुमत से काफी दूर रखा। इस परिस्थिति में यदि स्टालिन सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यही सोच है मेरी भी है ना? व्यक्तिगत रूप से कि उनको सत्ता से दूर रखा गया है और विजय को क्लियरली सत्ता के करीब लाया गया है, तो किसी भी हालत में विजय की ही सरकार बननी चाहिए। ये एक तरीके से मैंडेट है जनता का। अब उसको आप एग्जीक्यूटिव कारणों से, मतलब तमाम तकनीकी कारणों से अगर उसको रोक देंगे तो ये जनता के खिलाफ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखते हैं क्या है ना। हमारी जी। ये जो चुनाव है 2026 के विधानसभा के 5 चुनाव, ये एक भारतीय राजनीति का एक बहुत गंभीर और निर्णायक मोड़ है। ये मैं इतना आपको कह सकता हूँ। ये इस देश के लोगों की परीक्षा भी है कि उन्हें लोकतंत्र की कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल पंकज जी, और मुझको तो पता नहीं कि ये चुनाव भी इसको कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए, चुनाव की परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा ये। आंकड़े के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इलेक्टोरल रोल था, जो मतदाता सूची थी, और 2026 के विधानसभा चुनाव में जो मतदाता सूची है, उसमें जितने वोटों का अंतर किया गया, जितने मतदाता हटाए गए, उससे 145 सीटों पर फर्क पड़ा है। पश्चिम बंगाल 145 सीटों पर फर्क पड़ा है। उन 145 सीटों में से 130 सीटें 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के पास थी, टीएमसी के पास। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से एसआईआर होने के बाद भी लोग कह रहे थे कि भले ही एसआईआर हो गया हो, भले ही हिंदुओं के वोट ज्यादा काट दिए गए हैं, मुसलमानों के कम काटे गए हैं, पर जीतेंगी ममता ही। पर मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझ के छोटे 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 पॉकेट में बदमाशी की है, जिसको शुरुआत में नहीं समझा जा सका। लेकिन अब जैसे जैसे आंकड़े बाहर आएंगे तो ये बात समझ में आएगी। सही सही कह रहा, आई डू एग्री। जी ठीक है, ठीक है पंकज जी, इसको यहीं खत्म करते हैं।